मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सब? अच्छे हो? बढ़िया। पढ़ाई बस तो चल रही है? अच्छी चल रही है? ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आज थर्ड लेक्चर है और 2 लेक्चर मैं आपको बता चुका हूँ। और 12th क्लास जैसे कि मैंने बोला था वो स्टार्ट कर दी है मैंने, और रेगुलर वीडियो आपको मिल रही हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि आज के लेक्चर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, एक कंसेप्ट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कूलाम्स लॉ पढ़ाया था। कूलाम्स लॉ क्या काम आता है वो मैंने बताया था कि दो चार्जों के बीच में फोर्स को डिफाइन करने के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला आया था अपने पास Q1Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। आर इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज एंड Q1 एंड Q2 इज द चार्ज, ठीक है ना। एंड K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। और K की वैल्यू एक बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए, आज जो हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे उसमें पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, और एक कंसेप्ट बताऊंगा स्टार्टिंग 10-15 मिनट में। छोटा सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है अपना रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे वहाँ पे भी इसका यूज होगा और यहाँ भी इसका यूज है, ठीक है ना। फिर मैग्नेटिक फील्ड में एक अलग चीज़ आएगी, परमिबिलिटी, ठीक है ना, वहाँ अलग टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनका हम स्टडी करेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए, चालू करता हूँ मैं। जैसे तो बच्चों, याद रहना चाहिए लास्ट लेक्चर, जिन्होंने अब तक लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है वो लास्ट लेक्चर ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और मैं डेली वीडियो अपडेट करता हूं रात को 9 बजे, ठीक है। तो 9 बजे आप वीडियो डेली देखें, ठीक है ना। तो बच्चों, अब देखिए, एक कंसेप्ट है परमिटिविटी का, ठीक है ना। परमिटिविटी, या एक कंसेप्ट इसमें आएगा रिलेटिव परमिटिविटी का, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को, जैसे कि आपने थंबनेल देखी होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। और इसी को क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बच्चों, ये होता क्या है वो मैं डिफाइन करूंगा आज। तो अपने पास दो चार्ज थे, Q1 था मान लो, और एक चार्ज था Q2। अब इन दोनों चार्जों के बीच में जो सेपरेशन थी वो मैंने डिफाइन की थी स्मॉल r से, और जो फोर्स की वैल्यू आई थी कूलाम्स लॉ से वो आई थी F इज इक्वल टू K/Q1/Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। उसके बाद मैंने बोला था कि जो K होता है वो डिपेंडेंट होता है मीडियम पे, कि K की वैल्यू जो होती है वो हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है ना। अब कैसे होती है कि जैसे K का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन। K इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, या एप्सिलॉन M लिख लो इसको, ठीक है ना। एप्सिलॉन M लिख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, इससे क्या मीडियम का शो हो जाएगा इसमें। तो एप्सिलॉन M इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। और एक टर्म बताई थी मैंने एप्सिलॉन नॉट, ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और एयर भी बोल देते हैं हम इसको, लेकिन एयर का ओरिजिनलिटी में होता नहीं है, क्योंकि एयर में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो एक तरह से मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि ये फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M। तो व्हाट इज द एप्सिलॉन M? मैंने आपको क्लियर किया, परमिटिविटी ऑफ द एनी मीडियम, ठीक है। अब देखो, यहाँ से जैसे फॉर्मूला को मैं लिखता हूँ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में इस एप्सिलॉन M की जगह हम एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, और हमें जो फोर्स मिलेगा इज दैट F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फोर्स है
ये एक वैक्यूम के लिए, वैक्यूम में जो फोर्स लगता है दो चार्जों के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट में लिख चुका हूँ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यदि इसकी यूनिट निकालना चाहो, मैंने कल नहीं बताई थी, तो यूनिट हम देख सकते हैं कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अपोजिट हो जाती है किसकी, के की, ठीक है ना। देखो के की फॉर्मूले से निकाल सकते हो, के की क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन एम की यूनिट आप निकाल सकते हो। ये एयर का, वैक्यूम का बात करें, वैसे प्रॉपर वैक्यूम में, वैक्यूम के लिए बात करें तो ये परमिटिविटी होती है वैक्यूम की, ठीक है। अब यदि इन दोनों चार्जों को आप किसी मीडियम में रख देते हो, यदि ये दोनों चार्ज हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां तक, तो ये जो दोनों चार्ज हैं अपने, इनको आप किसी मीडियम में रख देते हो, तो मीडियम में रखने के बाद में जो फोर्स की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। जैसे मान लो Q1 Q2, पहले Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था F, और Q2 Q1 पे लगा रहा था F, क्लियर। तो अब जैसे ही मीडियम में रखोगे तो अब ये जो फोर्स हो जाएगा, तो मान लेता हूं मैं F डैश और F डैश हो गया, ठीक है। अब Q1 ने Q2 पर जो फोर्स लगाया वो चेंज हो गया, और Q2 ने Q1 पर जो फोर्स लगाया वो चेंज हो गया, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा होता नहीं है। अभी भी Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है वही F, और Q2 Q1 पे लगा रहा है वही F। इज दैट क्लियर? कैसे, वो मेरी बात समझिए। अब तक हम पढ़ते हैं इस चीज को कि जो फोर्स लगता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन चार्ज तो वही फोर्स लगाते हैं, लेकिन फोर्स चेंज कैसे होता है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। कि मान लो किसी मीडियम में जैसे आप इनको रखोगे तो यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इनके द्वारा फोर्स और लगता है, जैसे मान लो Q1 पे आप कैलकुलेट करते हो कि Q1 पे किसका फोर्स लग रहा है, तो एक तो Q2 का लग रहा है, ठीक है ना। Q1 पे यदि फोर्स देखते हो आप, मान लो F डैश मान लो इसको, ठीक है। F डैश की वैल्यू हम देखें तो जो F डैश की वैल्यू होगी, एक तो Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है, तो Q2 के कारण कितना लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल, जो वैक्यूम में लगता है वही चार्ज अभी भी वही फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन फोर्स की वैल्यू मीडियम में रखने के बाद में चेंज कैसे हो जाती है, वो इस तरह से होती है कि अब प्लस इंड्यूस्ड चार्ज और लगाते, इंड्यूस्ड चार्ज का जो फोर्स लगता है वो भी इसमें ऐड हो जाता है। लेकिन अभी तक हम पढ़ते थे, रटते हम इस चीज को कि किसी मीडियम में यदि चार्ज को रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन फोर्स की वैल्यू चेंज, चार्ज तो वही लगाएगा, चार्ज तो अभी भी वही लगा रहा है F ही, जो पहले लगा रहा था जब वैक्यूम में रखा हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि अब किसी मीडियम में इसको रखने के बाद में यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट हो गए, और वो और फोर्स लगाएंगे उसी चार्ज पे, इसलिए जो नेट फोर्स लगेगा दैट इज F डैश। अब ये जो है Q1 पर नेट फोर्स है, ठीक है ना। तो F डैश की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस इंड्यूस्ड चार्ज। अब देखिए इसके बाद में एक टर्म आती है बच्चों यहां से एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। मैं एप्सिलॉन आर को बताऊंगा, इसी को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसी को ही बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब देखिए कि जब मैं फॉर्मूला लिखता हूं इसका F डैश का, तो अपने पास जो आता है वो हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखें तो जो फोर्स की वैल्यू है वो डिपेंडेंट कर रही है एप्सिलॉन पर, ठीक है ना। देखो आप R पे तो डिपेंड करे, Q1 Q2 तो कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, R पे तो डिपेंडेंट करेगी। लेकिन मान लो कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, ठीक है ना। अब दोनों चार्जों को आप वैक्यूम में रख लो, और मान लो इन पर F फोर्स लग रहा है, सेपरेशन इसका R है, तो F की वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं F नॉट से। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसके बाद में कि इन्हीं दोनों चार्जों को यदि मैं किसी वाटर में या ग्लास में किसी भी चीज में रखता हूं, तो वहां पर उसका एप्सिलॉन m चेंज हो जाएगा, जो एप्सिलॉन परमिटिविटी होगी वो अलग मिलेगी। अब वैक्यूम में की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम की बात कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा कि जो फोर्स लगेगा तो चार्ज तो वही फोर्स लगाएंगे, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज और जनरेट हो जाएगा, उनका फोर्स भी कैलकुलेट होगा। इज दैट क्लियर? तो F नॉट वैक्यूम में लग रहा था, और मैं मान लेता हूं कि Fm,
ठीक है, एफ डैश जो मैंने लिख रखा है इसी को मैं एफ एम लिख देता हूं एक तरह से, ठीक है ना, आपको याद रहेगा, ठीक है, एफ एम लिख देता हूं इस चीज को, ठीक है, कि मीडियम में जो फोर्स लग रहा है टोटल फोर्स, एफ डैश की जगह मैं उसको एफ एम लिख रहा हूं, ठीक है। तो एफ एम की बात करें तो अब देखिए कि एफ एम की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन एम पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। यदि चार्जों की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाता है, मान लो वही आर सेपरेशन उसका वैक्यूम में है और वही आर सेपरेशन यदि किसी मीडियम में है, तो बताओ मुझे कि फोर्स की वैल्यू वेरिएबल होगी कि नहीं होगी, मतलब चेंज होगी कि नहीं होगी, और कम होगी कि ज़्यादा होगी। आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान रख लेना कि जो मीडियम की परमिटिविटी होती है, ठीक है, और वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, तो वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है हमेशा, ठीक है ना, सबसे कम होती है एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन एम क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे ग्लास है, वाटर है, तो इनकी परमिटिविटी में चेंज आता रहता है, ये बढ़ती है, कब एप्सिलॉन नॉट से कम नहीं मिलेगी आपको किसी दूसरी चीज़ की परमिटिविटी, क्योंकि वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो एक बात बताओ कि यदि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखा होता, मान लो एफ नॉट लिख रहा हूँ मैं इसको, फर्स्ट जो वैक्यूम में जो फोर्स है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है एफ नॉट, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यदि बढ़ा के किसी मीडियम की परमिटिविटी कर दी एप्सिलॉन एम, ठीक है। अब एप्सिलॉन एम की बात करोगे तो फोर्स की वैल्यू कम होगी कि ज़्यादा होगी, एप्सिलॉन एम बढ़ रहा है, ठीक है ना, मीडियम की परमिटिविटी कंपैरिजन टू वैक्यूम की परमिटिविटी ज़्यादा होती है, तो मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो ये चीज़ ज़्यादा हो गई, और ये चीज़ ज़्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इसलिए हमेशा याद रख लेना कि जो वैक्यूम में फोर्स लगता है दो चार्जों के बीच में वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू किसी मीडियम में यदि दो चार्जों को आप रखते हो उनके फोर्स पे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो एफ नॉट होगा इज ग्रेटर देन टू एफ एम। वाई, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या था, छोटा था एप्सिलॉन एम से। क्लियर है आपको, यहां तक कोई दिक्कत है। मैंने कहने का मतलब ये है कि जो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है वो कम होती है, छोटी होती है, किससे, मीडियम की परमिटिविटी से, और मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो जो मीडियम में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वी कैन से एफ नॉट इज ग्रेटर देन टू एफ एम। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था। क्लियर है। यदि आपसे बोले कि ग्राफ बनाओ एफ और एप्सिलॉन के बीच में, ठीक है, एफ और एप्सिलॉन के बीच में यदि ग्राफ बनाने की बोले तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो एफ का और एप्सिलॉन का। तो इस तरह से डिपेंड करेगा, एफ इज इनवर्सली टू एप्सिलॉन। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है। कहने का मतलब ये है, देखो नाम से ही पता चल रहा है परमिटिविटी, तो ये किसी भी फोर्स को लगने के लिए परमिट नहीं करता है। मीडियम में यदि कोई फोर्स लग रहा है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है, उसको परमिट नहीं करता कि आपस में ज़्यादा फोर्स लगाएं, ठीक है, ये परमिट नहीं करता, ठीक है। तो परमिटिविटी के कारण क्या होता है, इस तरह से फोर्स कम होता जाता है। जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी उसमें दो चार्जों को आप रखोगे तो फोर्स की वैल्यू कम रहेगी, सेपरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए बस, ठीक है। इज दैट क्लियर, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि इट परमिट्स इट्स ऑन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। क्लियर बच्चों, तो परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी की। ये कहानी तो ये अपनी परमिटिविटी की। अब रिलेटिव या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं जिसको एप्सिलॉन आर से शो किया जाता है। व्हाट इज द एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर होता है अपना एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, ठीक है, रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों आराम से। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एप्सिलॉन आर होता है दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज डिफाइंड एज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रेशो के बराबर, ठीक है ना। इनका जो रेशो होता है वो कहलाता है अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यदि यहाँ से आप एप्सिलॉन आर, जिसको के से भी शो किया जाता है बच्चों बहुत बुकों में, ठीक है ना, के से भी इसको शो करते हैं हम, कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे इस चीज़ को, एप्सिलॉन आर के
ठीक है ना, वहां भी ये काम आने वाला है बहुत, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। कहने का मतलब ये समझो, इस चीज को आप समझो, ये लिखने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब ये है कि जो मीडियम की परमिटिविटी है, जो मीडियम की परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी से कितना गुना ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। यहां से समझो इस चीज को, एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर आ रहा है, ठीक है ना। तो मीडियम की जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम की परमिटिविटी से कितना गुना ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से आप लिखना चाहो तो देखो एफ नॉट आया था अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो एफ आया था, एफ एम मान लो इसको, वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू एक और आती है एफ नॉट अपॉन एफ एम। क्लियर है बच्चों? तो ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव परमिटिविटी का, ठीक है ना। तो व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूले होते हैं। एप्सिलॉन आर की जगह बुक में बहुत बार केवी लिखा होता है, तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एफ नॉट अपॉन एफ एम। अब बच्चों एक चीज समझो यहाँ से कि बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वहां पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का कि व्हाट इज द एसआई यूनिट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से आप देख सकते हो यूनिट लेस है ये, रिलेटिव जो परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, यूनिट लेस होती है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ से 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से परमिटिविटी डिवाइड हो रही है तो यूनिट लेस है, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज़ बहुत बार पूछी जाती है, आप नोट कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है ना। और किसी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, जैसे कि वाटर की परमिटिविटी क्या होती है, कुछ कांस्टेंट भी रहती है इनकी परमिटिविटी। आपको ये चीज़ क्वेश्चन में दी जाएगी, जो सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर हो चुका है ये चीज़? कहने का मतलब देखो किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी मान लो 81 है, तो हमसे बोला जाए कि यदि कोई 2 चार्ज है वो वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उन पर फोर्स लग रहा है एफ नॉट, ठीक है। तो बताओ कि मीडियम में कितना फोर्स लगेगा, तो बता सकते हो यहाँ से फॉर्मूले से। एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे रहा है कि 81, एफ एम फाइंड करना है और एफ नॉट दे रखा है तो नीचे ले आओ इसको, तो एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। तो एफ नॉट से डिवाइड कर दो 81 को, तो वी कैन फाइंड द फोर्स ऑफ एनी मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस। इज दैट क्लियर? कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट में आप हमें बताना, ठीक है। मैं कमेंट में आपको क्लियर कर दूंगा उस चीज़ को। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, यहाँ तक कर लिया बच्चों नोट? रफ कर दूं इसको मैं। अब इससे रिलेटेड मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स पे अपन चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है 1-2 वो करा देता हूं, जिससे कंसेप्ट आपका ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो एक क्वेश्चन है अपने पास, जैसे कि मान लो किसी क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, सिंपल नॉर्मल है, मुंह जवानी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक Q1 है, एक Q2 है, ठीक है ना। बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं है, दैट इज D, ठीक है। अभी ये वैक्यूम में रखा हुआ है, लिख देता हूं मैं इन वैक्यूम, और हमसे कहा है कि वैक्यूम में रखने पर इन पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज F, कैपिटल F। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि एक प्लस Q1 है, इसी में क्वेश्चन है। अभी यदि इन दोनों चार्जों को आप, वो सेपरेशन वही D है, और आप किसी मीडियम में रख देते हो, इन एनी लिक्विड लिख दो या किसी मीडियम में लिख दो, ठीक है ना, किसी में भी हो सकता है, वो वाटर में रख दो चाहे किसी में भी रख दो। वहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज F/4,
ठीक है, पहले f था और उसके बाद कितना f/4। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, ठीक है ना, फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, ठीक है। तो वी कैन से कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है दैट इज द एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर एफ नॉट अपॉन एफ एम। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हम रट के चले जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि सेपरेशन सेम है कि नहीं है। सेपरेशन सेम हुआ, यदि लिक्विड में भी वही सेपरेशन हम रख रहे हैं और वैक्यूम में भी हम वही सेपरेशन रख रहे हैं, तब ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए, नहीं तो आप पूरे तरीके से उसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अभी सेपरेशन सेम रख रहे हैं, यहाँ पे भी डी और यहाँ पे भी डी, फोर्स चेंज हो रहा है, मीडियम में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपको ये चीज पता है कि मीडियम में फोर्स हमेशा कम हो जाता है वैक्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कि जो है एफ नॉट अपॉन एफ एम, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। एफ नॉट कितना है, एफ नॉट है, ठीक है। एफ एम कितना है, f/4 है, तो 4 आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, 4। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, जब तक आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? अब मैं रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2 और देख लीजिए, सिंपल सा ही है वो भी, ठीक है। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे अच्छे इन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है दैट इज, एक अपने पास Q1 चार्ज है प्लस का, और सेकंड अनदर चार्ज है अपने पास प्लस का Q2। मान लो बीच का जो सेपरेशन है इन दोनों का दैट इज D, ठीक है। और हमसे कहा है कि जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में दैट इज F, ठीक है। अब होता क्या है कि इन्हीं दोनों चार्जों को हम किसी मीडियम में रखते हैं कि एक प्लस Q1 और प्लस Q2, और अब की बार सेपरेशन को कर दिया गया D/2। सेपरेशन क्या कर दी, हाफ कर दी, ठीक है। तो अब जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में दैट इज F/2, ठीक है ना। पहले एक चार्ज थे दो, उनको वैक्यूम में रखा गया था, और जो फोर्स लग रहा था उनके बीच में दैट इज F, और उसके बाद में जो चार्ज है और फिर उनको सेपरेशन को हाफ कर दिया, और अब जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड F/2। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम। जिस भी मीडियम में रखा है उसका हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो हम करते हैं इस चीज को। अब हमें फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना बच्चों। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें पता है, एफ नॉट अपॉन एफ एम हमें पता है, लेकिन जब सेपरेशन सेम होता है तब हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम डायरेक्ट करके भी तो देख सकते हैं, फॉर्मूले को रटने की जरूरत ही नहीं है हमें। अब एक बात बताओ कि एफ नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद में Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। और यहाँ से यदि इसकी वैल्यू निकालें अपन Fm की, तो Fm की होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन D/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, D स्क्वायर इधर और 4 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आप निकालना चाहो तो एक काम कर लो कि हमें पता है कि F नॉट अपॉन एफ एम होता है एप्सिलॉन आर, एफ नॉट अपॉन एफ एम कर दो, इसको अपॉन इसके कर दो, ठीक है ना। इसके अपॉन इसके करोगे तो डी स्क्वायर से तो डी स्क्वायर चला जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, और 4 पाई से 4 पाई गया, ठीक है बच्चों, 4 पाई से 4 पाई गया। तो एफ नॉट अपॉन एफ एम, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो नीचे क्या बच गया, ऊपर 1/4 पाई 4 एप्सिलॉन नॉट बचा, और नीचे क्या बचा, 4 पाई पूरा गया, ठीक है, ऊपर 4 बच गया, 4 अपॉन एप्सिलॉन एम। क्लियर है आपको? अब देखिए ये वैल्यू किसकी होती है, एप्सिलॉन आर की होती है। तो एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, इसको अपोजिट करोगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन एम अपॉन 4, ठीक है। तो ये 8 हो गया, तो एप्सिलॉन एम अपॉन
8 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द एप्सिलॉन एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट? वी कैन डिफाइन दिस। एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बता सकते हो आप? व्हाट इज द एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन आर। तो वी कैन डिफाइन दिस। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रिलेटिव परमिटिविटी के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? दिक्कत है किसी को यहाँ तक कोई? आप वैल्यू रख सकते हो, इसको सॉल्व कर लेना। एफ नॉट अपॉन एफ एम, एफ एम की जगह रख लेना एफ बाई टू दे रखा है, एफ और एफ बाई टू लिख लेना इसको चाहे, ठीक है ना। इसको एफ लिख लेना, इसको एफ बाई टू लिख लेना, एफ से एफ गया टू ऊपर पहुँच जाएगा इधर, ठीक है ना। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया बच्चों। रफ कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं पॉलीगन टाइप के, ठीक है बच्चों। देखिए पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल। तो पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अब देखो, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 अपना है कि कोई अपने पास एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है ना। और इस ट्राइंगल पर सेम चार्ज है और दैट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स साइड? दैट इज ए। क्लियर? ये साइड है इसकी ए, और इसके हर वर्टेक्स पे, जैसे ए पॉइंट है दैट इज वी और दैट इज सी, इसके हर पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? इसके हर पॉइंट पे क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो बोला है हमसे क्वेश्चन पे फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन द वर्टेक्स सी, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? फोर्स की क्या वैल्यू लगेगी? तो सी चार्ज इस पर रखा, फाइंड द एफ नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी। फाइंड द एफ नेट, नेट फोर्स निकालना है वर्टेक्स सी पर जो चार्ज रखा हुआ है इसके ऊपर से, ठीक है ना। चाहे क्वेश्चन को लिख लेना इसको, फाइंड द एफ नेट, फाइंड द एफ नेट ऑन वर्टेक्स सी, ठीक है ना। वर्टेक्स सी पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमें कैलकुलेट करना। बच्चों एक बात समझना इस चीज़ को, देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसी में ही करा दूंगा। जैसे अगली वाले क्वेश्चन में हम माइनस रख के देखेंगे, ठीक है ना। ये सारी कहानी हम इसी क्वेश्चन में कर लेंगे बहुत सारी, ठीक है। फिर स्क्वायर का केस भी देख लेंगे और फिर एन टाइप के पॉलीगन्स होंगे, उनका केस भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है बच्चों। नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ देखिए, सी वर्टेक्स पे निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज हैं तीनों के तीनों, तो रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो ये इस पे रिपेल करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस पे रिपेल करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये इस पे इधर लगाएगा, ये इस पे इधर लगाएगा। अब देख लीजिए एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। ये डिस्टेंस भी अपनी ए है, ये डिस्टेंस भी अपनी ए है, ये डिस्टेंस भी अपनी ए है। क्लियर है? इक्विलेटर ट्राइंगल है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। जैसे मैं मान लूँ ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड चार्ज है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? एफ सी बी, वी के द्वारा लगने वाला चार्ज सी पे, और दैट इज द एफ सी ए, ठीक है ना। और एफ सी ए और एफ सी बी की वैल्यू मेरे हिसाब से इक्वल होगी। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि चार्ज देखो सेम है और सेपरेशन भी सेम है। देखो ये सेपरेशन इस सेपरेशन के बराबर है और चार्ज भी क्या है? सेम है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ एफ और एफ। क्लियर है? एफ और एफ लिख सकता हूँ, और जो बीच का इधर की एफ की वैल्यू निकाल लो, इस एफ की वैल्यू निकाल लो, जो रिजल्टेंट आएगा उसको एफ नेट लिख देंगे हम, ठीक है। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे आप जानते हो, ठीक है। तो किसी भी एक एफ की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देख लो आप, एफ की वैल्यू यही आने वाली है, क्यू 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 क्यू, सब जगह क्यू है। तो यहाँ से एफ नेट निकालना चाहोगे तो एफ नेट किस तरह से निकलेगा बता सकता है कोई? एफ नेट निकलेगा अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू रख दो आप 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है, नहीं होता? तो ये हो गया अपना 2f² प्लस 2f² और 1/2, 2 से 2 गया
एफ स्क्वायर तो 3f² होगी तो √3f, और f की वैल्यू क्या आई है k² अपॉन a स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज द √3f, √3kq² अपॉन a स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ट्राइंगल के क्या निकालते हैं कि यदि कोई चार्ज रखे हुए हैं तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखो बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में अपन देखना चाहें तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ दूसरे तरह से कि मान लो अपने पास ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पे मान लो एक चार्ज है अपना प्लस का Q, एक चार्ज है इधर प्लस का Q और इधर दे रखा है माइनस का Q, A वर्टेक्स, B वर्टेक्स एंड C वर्टेक्स। ठीक है ना। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, वो इक्विलेटर ट्रायंगल है। अब हमसे बोला है कि फाइंड द F इक्विवेलेंट है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन वर्टेक्स A। ठीक है ना, ऑन वर्टेक्स A पर बताना है। तो बच्चों अब कुछ नहीं होगा, पहले रिपल्शन हुआ था, अब की बार अट्रैक्शन हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का इधर की तरफ, दैट इज कॉल्ड FAC, एंड द ये फोर्स लगाया इसको अट्रैक्शन की तरफ तो दैट इज कॉल्ड FAB। इज दैट क्लियर। और FAC और FAB का हम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो उसी तरह से हम रिजल्टेंट निकालेंगे। ये एंगल 60 डिग्री और मेरे हिसाब से जो दोनों फोर्स है उनकी वैल्यू भी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ये भी मान लो F मान लूँ, इसको भी मैं F मान लूँ। ठीक है बच्चों, तो दोनों की फोर्स की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। और सेम क्यों आने वाली, क्योंकि देखो वही चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड से मतलब हमें साइन से कोई मतलब नहीं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो देखो दोनों चार्जों की सेपरेशन भी सेम है और दोनों चार्जों की वैल्यू भी सेम है। तो वी कैन से कि F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में F² प्लस F² प्लस 2F² cos थीटा। What is the value of theta is 60 degree and the cos theta cos 60 is defined as 1/2। 2 से 2 क्लियर हो जाएगा, F² बच जाएगा और 3F² is equal to √3F, that is the F net। What is the value of F? F की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, किसी एक की निकाल दो तो kq² अपॉन A² और इसमें √3 और लगा दो, दैट इज द F रिजल्टेंट ऑन वर्टेक्स A। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है? थोड़ा स्पीड में नहीं चल रही क्योंकि मैंने कंसेप्ट सिखा दिया आपको, आपको आनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप खुद करने की, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक मैं 4 स्क्वायर ले लेता हूं इसमें। जो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, जैसे स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब मैं एक ही कंसेप्ट बताऊंगा बार बार में, समझना आप। पॉलीगन का कंसेप्ट हम लास्ट में और अच्छा सीखेंगे। तो मान लो एक प्लस Q चार्ज है, इधर भी प्लस Q चार्ज है, इधर भी प्लस Q चार्ज है, इधर भी प्लस Q चार्ज है। क्वेश्चन में हमसे पूछा कि व्हाट इज द F रिजल्टेंट ऑन वर्टेक्स C। जैसे वर्टेक्स में इसमें नोट कर दूंगा, जैसे कि मान लो ये A वर्टेक्स है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है इसमें कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन वर्टेक्स C। ए किसी पे भी निकाल लो, ठीक है ना, सब पे सेम निकलेगा इसमें। ठीक है ना, तो वर्टेक्स C पे हम बात करें तो वर्टेक्स C पे निकाल लो, A पे, B पे, D पे, किसी पे भी निकाल लो, सब जगह क्या रहेगा, सेम फोर्स लगेगा। तो अब देखें यहाँ से कहानी हम देखते हैं कि C पे हमें निकालना है। तो इस C पर इस प्लस Q के कारण कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो रिपल्शन का जो फोर्स होगा वो इस साइड में होगा कि नहीं होगा, इज दैट क्लियर। इसका जो फोर्स लगेगा वो इस साइड में होगा कि नहीं होगा, होगा। उसके बाद में इसका जो फोर्स लगेगा वो इस साइड में होगा। ठीक है ना, सबका रिपल्शन लगेगा। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है टोटल। मैं मान लेता हूँ कि जो ये फोर्स है इस D के कारण इस C पर लग रहा है, दैट इज FCD, एंड इस A के कारण जो C पे लग रहा है दैट इज कॉल्ड FCA, एंड द इस B के कारण जो इस A पर लग रहा है दैट इज कॉल्ड द, सॉरी C पे लग रहा है दैट इज कॉल्ड द FCB। ठीक है ना। अब मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ से कि जो ये दो फोर्स होंगे FCD और FCB, इनकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे FCD है और FCB है, इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैं कह सकता हूँ कि जो FCD है वो FCB के बराबर होने वाला है। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू सेम रहनी है। क्यों रहनी है, क्योंकि ये अपने पास एक स्क्वायर था जिसकी साइड अपने पास A दे रखी है।
ठीक है ना बच्चों। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना कि इसकी साइड क्या है, अपनी ए है, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझो यहाँ से कि यहाँ पर हमें नेट फोर्स निकालना है, तो इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकाल लूँ। देखो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, कुछ भी मान लो। अब यदि FCD की वैल्यू निकालोगे तो दोनों चार्ज सेम है कि नहीं है, सेम है। यहाँ पे दोनों चार्ज सेम है कि नहीं है, सेम है। तो वी कैन से इजीली कि FCB इज इक्वल टू FCD, ठीक है। और मैं इसको इक्वल कर देता हूँ वैल्यू ऑफ F, ठीक है। तो F की हमें वैल्यू निकालनी, क्यों होगा सेम, ये भी आपको पता चुका, चार्ज सेम है और बीच की डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो F रिजल्टेंट इसका इधर आएगा, बीच का एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 है, ठीक है। यहाँ से F रिजल्टेंट F नेट निकाल लो आप। F नेट जो निकलेगा दैट इज द F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। F स्क्वायर कितना है, F स्क्वायर रहने दो, 2F स्क्वायर हो गया, ये कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो वी कैन से 2F स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 90 पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल 2F स्क्वायर बच जाएगा, दैट इज रूट 2F, ठीक है ना, दैट इज रूट 2F। और F की वैल्यू क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर से निकाल सकते हैं, रूट 2 के Q1 कितना है बताएंगे जरा। एक Q1 है अपना Q और ये है अपना यहाँ पे Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज द F नेट। केवल आया है इसका और इसका, अभी FCA का बच रहा है। अब FCA में इसको ऐड कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FCA, FCA की वैल्यू कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द FCA, FCA है अपना इस चार्ज के कारण लगने वाला इस पर फोर्स, ठीक है ना। कितना फोर्स है, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, स्क्वायर की डायगोनल कितनी होती है बच्चों, स्क्वायर की डायगोनल होती है रूट 2 इंटू साइड, इज दैट क्लियर, रूट 2 इंटू साइड। तो रूट 2 इंटू साइड कर लो, तो यहाँ से के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कर लेंगे वही फॉर्मूले से। क्या है ये FCA की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर करना है, तो के रहने दो, Q1 कितना है Q हो गया, Q2 कितना है ये स्क्वायर हो गया, और आर स्क्वायर का मतलब रूट 2A का स्क्वायर कितना हो गया 2A का स्क्वायर, क्लियर है। और इनको आप ऐड कर दो, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा और FCA भी इसी डायरेक्शन में, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, रूट 2 के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो अपने पास जो रिजल्टेंट फोर्स है इस वर्टेक्स C पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, इसको कर लिया बच्चों नोट, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो इसी का एक टाइप का क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है अपने पास सेम, ठीक है ना, इस टाइप से स्क्वायर है। और अब की बार क्या है कि एक तो प्लस क्यू इधर है, एक प्लस क्यू इधर है, और एक माइनस क्यू इधर है और एक माइनस क्यू इधर है, ठीक है बच्चों। और वही स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है अपनी ए है सबकी, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी एक साइड पे आप बताइए कि किसी भी आप एक वर्टेक्स पे बता दो या तो, ठीक है ना, या फिर आप किसी पॉइंट को ले लो, फिक्स कर लो, किसी पे भी निकाल लो, ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो फाइंड द फोर्स ऑन वर्टेक्स ए, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज़ को, तो ए पर हमें फोर्स निकालना है, तो ए पर फोर्स कैसे निकालेंगे, इसके कारण कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, इस माइनस क्यू के कारण कौन सा लगेगा, इस पे रिपल्शन लगेगा, ठीक है। इस प्लस क्यू के कारण कौन सा लगेगा, इस प्लस क्यू के कारण इस पर कौन सा लगेगा, एट्रैक्शन का लगेगा, यहाँ तक ठीक है। इस प्लस क्यू के कारण कौन सा लगेगा, यहाँ पे भी एट्रैक्शन का लगेगा, ठीक है बच्चों, इजीली निकाल सकते हो आराम से। अब आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे कि देखो ये एंगल 90 है, ठीक है, ये 45 पे होगा पक्का, ये भी 90 है, तो किसी दो को निकाल लो आप वेक्टर से करके ऐड, ठीक है ना, बाकी तीसरे को उसमें ऐड कर देना, या तीसरे से भी निकाल लेना फिर वेक्टर से, इस तरह से कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है बच्चों ये सॉल्व, ठीक है, और कमेंट में मुझे आंसर बताना है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखो पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल चल रहे सारे, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास वही एक स्क्वायर है, और स्क्वायर पे बात करें तो एक इधर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, एक चार्ज रखा है प्लस क्यू,
एक इधर चार्ज है प्लस क्यू और एक इधर चार्ज अपना प्लस क्यू। इज दैट क्लियर? अब समझने की कोशिश करना कि इसके बिल्कुल सेंटर पर एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है प्लस का, ठीक है, इसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है, ये प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सेंटर ऑन चार्ज क्यू नॉट, प्लस के क्यू नॉट। इस पर हमें एफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है, कितना रिजल्टेंट फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है। आप समझना कि प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट आपस में रिपल्शन लगेगा, तो वी कैन से इधर जो फोर्स लगेगा ये हो गया, इसका और इसका रिपल्शन लगेगा, सॉरी बच्चों, ये एट्रैक्शन का बता दिया, इसका और इसका जो लगेगा वो रिपल्शन इधर आएगा, ठीक है, और इसका और इस पे लगेगा वो इधर आएगा, ठीक है, इस पे और इस पे जो लगेगा वो इधर आएगा, और इस पे और इस पे जो लगेगा वो इधर आएगा। तो यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं कि जो इस पॉइंट पर सेंटर पे जो एफ नेट है दैट इज 0। क्लियर है आपको? एफ नेट कितना है बच्चों? यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब क्यों है 0? क्योंकि देखो आप समझने की कोशिश करना कि जो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि Q1 और Q2, तो इन दोनों के लिए हम बात करें तो ये Q0 है और ये Q है, तो Q0 और Q सेम चार्ज है और जो बीच का सेपरेशन है दैट इज ऑल्सो सेम, कंपेरिजन टू दिस एंड कंपेरिजन टू दिस ऑल्सो, ठीक है। इस पे कंपैरिजन करो, ये भी है जितना उतना ये है, उतना जितना ये है उतना जितना ये है, और जितना ये है उतना ये है, ठीक है। तो सेपरेशन इज सेम एंड द चार्ज इज ऑल्सो सेम। इज दैट क्लियर? अब समझने की कोशिश करना कि सेम दोनों चीज हो गई तो ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल होगा, ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम बात करें, मान लो आपको एक पॉलीगन दे दिया जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। आपको पॉलीगन दे दिया, इसकी साइड आपको बता दी, जैसे इसकी साइड है ए, सेम ए है, ठीक है ना, सब सेम है बच्चों, ये भी कितनी है? ए है, ये भी कितनी है? ए है। इज दैट ऑल्सो ए एंड इज दैट ऑल्सो ए? क्लियर? अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस करना कि मान लो हर वर्टेक्स पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू एंड इज ऑल्सो प्लस क्यू, ठीक है। अब हमसे बोला जाए कि इसके सेंटर पर एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है कि फाइंड द एफ रिजल्टेंट ऑन द सेंटर ऑन चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट पर हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को? देखो समझना कि इस क्यू के द्वारा इस क्यू नॉट पे ये भी प्लस का है बच्चों, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्लस क्यू के कारण इस प्लस क्यू नॉट पर रिपल्शन फोर्स लगेगा और डायरेक्शन होगी ये, क्योंकि अलोंग द लाइन जॉइनिंग होती है, ये आपको कूलाम्स लॉ ने बताया था, ठीक है। इसमें और इसमें बात करेंगे तो इधर होगी, ठीक है, इसमें और इसमें बात करेंगे तो रिपल्शन लगेगा इधर होगी, इसमें और इसमें बात करोगे तो रिपल्शन इधर, इसका आएगा इधर और इसका आएगा इधर, ठीक है। तो इसी तरह से हुआ कि नहीं हुआ? ये कहानी इसी तरह से हुई ना। तो आप समझने की कोशिश करना इस चीज को कि यहाँ से जो इस पॉइंट पर एफ रिजल्टेंट आया है दैट इज 0, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी एफ रिजल्टेंट जो है वो कितना आया है? 0 आया है। तो बच्चों इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है, क्वेश्चन को घुमाया जाता है। क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा कि मान लो कोई आपके पास स्क्वायर दे दिया और स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे चार्ज नहीं दिया गया है, एक वर्टेक्स पे चार्ज दिया गया है। अब एक वर्टेक्स आप जैसे कि मान लो 3 वर्टेक्स पे दे दिया और एक वर्टेक्स पे नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो एक वर्टेक्स पे नहीं दिया गया है, तो अब बताओ कि जो सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है इसका एफ रिजल्टेंट कितना आएगा। तो अब बच्चों देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ से और इसके कारण जो एफ रिजल्टेंट था, इनके कारण तो आपस में बराबर हो जाएगा। अब बचेगा किसके कारण? इसके कारण बचेगा। इज दैट क्लियर? इसके कारण बचेगा, केवल प्लस क्यू के कारण। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब प्लस क्यू के कारण आप निकाल दीजिए और जिस डायरेक्शन में होगा इस प्लस क्यू के कारण वही डायरेक्शन इसके एफ रिजल्टेंट की होगी। क्लियर है बच्चों? जैसे ये पॉलीगन है आपके सामने, इसमें बोल दिया जाए कि 5 वर्टेक्स है, इन पे तो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू का और एक वर्टेक्स पे चार्ज नहीं है, तो बताइए फाइंड द एफ रिजल्टेंट ऑन द पॉइंट सी या पॉइंट सेंटर, ठीक है ना। सेंटर पॉइंट पे बात करें जहां पे क्यू नॉट रखा हुआ है, उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? तो वी कैन से इजीली कि इन पांचों के कारण तो फोर्स तो लगेगा,
ठीक है ना, रिपल्शन का लग रहा है पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव होता तो एट्रैक्शन का लगता। अब एक बात बताओ कि इसके कारण जो इधर फोर्स लगा था वो हट जाएगा कि नहीं हटेगा? इसके कारण जो इधर फोर्स लगा था वो हट गया, तो ये तो इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए। अब बचा क्या? ये वाला बचा ना। तो इसके अपोजिट साइड में जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण जितना फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट कर दो, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स, यही रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी काफी लंबे पॉलीगन दे दे, एन पॉलीगन का क्वेश्चन दे दे और उसमें बोले कि एक वर्टेक्स पे चार्ज नहीं है, तो वी कैन से इजीली कि जिस वर्टेक्स पे चार्ज नहीं है उसके जस्ट सामने वाले वर्टेक्स पे से चार्ज का जो फोर्स है उसकी वैल्यू निकाल लो, और उसके कारण जो वैल्यू आएगी फोर्स की वही उसका एफ रिजल्टेंट होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना? अब एक चीज समझना, ये क्लियर हो गई तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो मैं बच्चों अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, पॉलीगन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो अपने पास मान लो कोई इस तरह से एक स्क्वायर है दोबारा से, ठीक है, और इस तरह कहानी दे दी कि प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और इसके सेंटर पर क्यू नॉट रखा हुआ है। अब ये मत करे आना कि अब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा इसका वो 0 होगा। ये चीज हमेशा याद रखना कि जो वर्टेक्स पे चार्ज रखे हुए हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम तो है लेकिन उनकी जो साइन है वो भी सेम होने चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव होने चाहिए या फिर नेगेटिव नेगेटिव होने चाहिए। देखो अब 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि इसके कारण कौन सा लगेगा? एट्रैक्शन का लगेगा। इज दैट क्लियर? इसके कारण कौन सा लगेगा? एट्रैक्शन का लगेगा। इसके कारण कौन सा लगेगा? रिपल्शन का लगेगा। और इसके कारण कौन सा लगेगा? रिपल्शन का लगेगा। क्लियर है? मान लो इसकी साइड ए है, व्हाट इज द साइड? ए, ठीक है ना। तो वी कैन डिफाइन दैट एफ रिजल्टेंट ऑन पॉइंट सेंटर, ठीक है ना। तो सेंटर पे कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज को। मैं मान लेता हूँ ये मान लो ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी है और ये डी है, दैट इज पॉइंट ओ, ठीक है। अब ओ पॉइंट पे हमें जो चार्ज रखा है क्यू नॉट, उसका हमें जो बताना है, फोर्स बताना है कि कौन सा एफ रिजल्टेंट, कितना एफ रिजल्टेंट होगा। तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसके कारण जो फोर्स लग रहा है रिपल्शन का, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ पे बच्चों ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव लेके चल रहे सारी कहानी, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, रिपल्शन का लगेगा इधर की साइड, कितना लगेगा? तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ओ डी, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? देखो आप एफ डी पॉइंट ए ओ, तो एफ ओ डी लिख लिया। इसके कारण जो लगेगा वो भी इधर ही लगेगा, एट्रैक्शन का, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, कितना मान लो इसको एफ ओ, दैट इज पॉइंट बी, ठीक है। अब इसकी कहानी देखिए इधर की तरफ, ये सी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, तो यहाँ पे जो एफ निकालोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ओ सी, और इसके कारण हम बात करेंगे तो इसको लिखेंगे हम एफ ओ ए इधर की तरफ। इज दैट क्लियर? अब मुझे एक चीज़ बताइए कि एफ ओ ए, एफ ओ सी, एफ ओ डी और एफ ओ बी चारों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? उसका रीजन क्या है? फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और व्हाट इज द क्यू वन एंड क्यू टू? चार्ज, ठीक है ना, क्यू और क्यू नॉट, ठीक है। देखो क्यू क्यू नॉट यहाँ है, क्यू क्यू नॉट यहाँ है, क्यू क्यू नॉट यहाँ है और क्यू नॉट ही यहाँ है। व्हाट इज द आर? दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है ना। तो क्यू और क्यू नॉट के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ है, जितनी यहाँ पे है, क्योंकि स्क्वायर है, जितनी यहाँ पे स्क्वायर है उतनी ही यहाँ पर है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, तो एफ ओ डी, एफ ओ बी, एफ ओ ए, एफ ओ सी सब कुछ एफ मान लो, तो क्या हुआ इस पॉइंट पर? इधर भी कितना हुआ? 2f हुआ, और इधर भी कितना हुआ? 2f हुआ। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, अब समझना कि ये एंगल कितना होगा। आपको पता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं, तो वी कैन से दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इसके बाद समझना इस चीज़ को कि यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ से करो आप एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो एफ स्क्वायर, तो ये 2f स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं √2f। इज दैट क्लियर? और व्हाट इज द f? f यहाँ पे बच्चों 2f है, अब की बार ये 2f है। मैंने f तो फॉर्मूला होता है, जैसे तो होता है f1 f2 और f1 f2 तो होते हैं फॉर्मूले में, ऐसे तो होते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको f लिख दिया था डायरेक्टली क्योंकि सेम था, इसलिए यहाँ पर 2f है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2√2f। और व्हाट इज द f?
एफ इज द के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू ये हो गया अपना, एक किसी क्यू को ले लो, एक किसी क्यू नॉट को ले लो, और ये कितनी है डिस्टेंस बताओ, स्क्वायर की डायगोनल कितनी होती है, √2a होती है, इसका हाफ कर दो तो वी कैन से सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस दैट, ठीक है ना। तो √2 से 2 कट गया, कितनी बार √2, तो a/√2। तो इसका स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर और √2 का करोगे तो 2k Q0 अपॉन a स्क्वायर, तो 2√2 इंटू 2k Q0 अपॉन a स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4√2k Q0 अपॉन a स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है ना। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल कोई भी आ जा, इस तरह से करोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक चार्ज हटा दिया वर्टेक्स पे से, तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं। और ऐसा मत कर देना कहीं चार्ज देख लेना, चार्ज सब जगह सेम साइन के होने चाहिए, तभी इसके सेंटर पर जितना लगेगा एफ रिजल्टेंट तभी वो 0 होगा, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज करिए और नोट कीजिए, यहाँ तक कर लिया बच्चों नोट, ठीक है। अब एक चीज़ समझना बच्चों, पॉलीगन टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ मैं इसी में ही, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, आप करना है इसको, मैं हिंट दे दूंगा इसका, ठीक है। तो जैसे अपने पास मान लो इस तरह से एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब एक ट्राइंगल पे एक पे प्लस q है, एक पे प्लस q है, और एक पर प्लस के 2q है, ठीक है ना। और इसके सेंटर पर मान लो कोई Q0 रखा हुआ है, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट Q0। ये हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब ट्रिक से करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो क्या ट्रिक है इसकी, आप ऐसे सॉल्व करने मत बैठ जाना कि इससे इधर का निकाल दिया इधर लगेगा, इसका इधर निकाल दिया इधर लगेगा, इसका इधर निकाल दिया इधर लग जाएगा, ऐसे मत करना, ठीक है। इस +2 को कन्वर्ट कर लेना Q + Q में, ठीक है ना, Q + Q में लिख लेना, ठीक है। और इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन करना है और आप कमेंट में हमें इसको बताना, ठीक है ना। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आप ऐसे मत करना, ऐसे सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन लंबा मेथड हो जाएगा। आप इस तरह से करना, हिंट बता रहा हूँ मैं, Q + Q में इसको तोड़ लेना और फिर इसकी कैलकुलेट करना कि इसके यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो इसको जरूर करना, ठीक है बच्चों। इसका कमेंट में जरूर जवाब देना आप, ठीक है। अब इस यहाँ तक मैं पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर चुका हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। आप अपनी सीट सॉल्व करना, आयरोडो के क्वेश्चन करना, एसी वर्मा क्वेश्चन करना, BM शर्मा के अच्छी बुकों के आप क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो कि जो मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि नीट में आता ही आता है इस टाइप का एक क्वेश्चन, ठीक है। नीट के बच्चों के लिए या फिर हम देखें तो जो ये बोर्ड होती है उसके लिए भी बहुत बार कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है ना। नीट के बच्चों पहले पूछा था, नीट के पेपर में भी आया था एक बार ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन है कि अपने पास एक मान लो +Q चार्ज है और दूसरा चार्ज है अपने पास +K 4Q, ठीक है। और इनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज D या L मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। समझना, 2 क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट के, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इनके बीच में क्या है, सेपरेशन है मान लो L या फिर D। तो हमसे बोला है क्वेश्चन में कि तीसरा चार्ज हमें रखना है Q0, +K Q0 मानना इस चीज को, ठीक है। तो हमें तीसरा चार्ज +K Q0 रखना है, तो वो कहाँ रखा जाए कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। वेयर शुड वी कीप ए थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस सच दैट चार्ज फोर्स इज इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, फोर्स इज 0, ठीक है। मतलब ये तीसरा चार्ज +Q0 हम कहाँ रखें कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप समझो इस चीज़ को कहाँ रख सकते हैं, मान लो इस जगह कहीं भी रख के देखो, इस स्पेस में या फिर ऊपर वाले स्पेस में। जैसे मान लो मैंने यहाँ रखा +Q0, ठीक है। तो इसके द्वारा इधर फोर्स लगेगा और इसके द्वारा इधर फोर्स लगेगा, इसका एफ रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बताओ मुझे, कभी एफ रिजल्टेंट 0 हो सकता है? यहाँ पे नहीं हो सकता ना। यहाँ पे रखोगे तो ये कहानी बनेंगी, ऊपर रखोगे तो भी ये कहानी बनेंगी, और यहाँ भी रखोगे तो भी ये कहानी बनेंगी। तो कहीं इधर स्पेस में तो एफ रिजल्टेंट इधर की तरफ 0 नहीं हो सकता, ठीक है।
अब बात करें हमारी कंडीशन क्या बनती है, लाइन ज्वाइनिंग पे रख के देखो। तो लाइन ज्वाइनिंग की 3 कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड ऑल्सो थर्ड कंडीशन। तो इन तीनों कंडीशनों में कहाँ रखा जाए कि एफ रिजल्टेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ रख के देखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ मान लो प्लस का क्यू नॉट आपने रख दिया, ठीक है। यहाँ प्लस क्यू नॉट आप रखोगे तो इस प्लस क्यू के कारण रिपल्शन फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा। इज दैट क्लियर? अब समझना कि इस प्लस 4q के कारण भी रिपल्शन लगेगा और वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कभी भी इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स 0 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब बात करें इस एरिया में, तो यहाँ पर मान लो क्यू नॉट रख के देखो, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा दैट इज रिपल्शन फोर्स। इज दैट क्लियर? एंड यहाँ इस प्लस क्यू के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज ऑल्सो रिपल्शन फोर्स, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कभी एफ नेट 0 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक ही तरफ आ गई फोर्स, एफ नेट 0 पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ और यहाँ तो खत्म हो चुकी है। अब पॉसिबिलिटी बनती कहाँ पे, इनके बीच में। तो अब बीच में बिल्कुल सेंटर पे तो होगा नहीं। यदि सेम चार्ज होता, ये भी प्लस क्यू होता और ये भी प्लस क्यू होता, तो वी कैन से इजीली कि चार्ज को इसको बीच में रख दो बिल्कुल, वहां पर इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि यहां से मैंने x डिस्टेंस पे जाके ये प्लस क्यू नॉट का चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि यहां पर 0 कैसे हो सकता है कि इसके कारण लगेगा रिपल्शन इधर, इसके कारण लगेगा रिपल्शन इधर। अब संभावना बन सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो क्यू नॉट है इसके पर जो फोर्स लगेगा उसका जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो सकता है। तो यहाँ से देखें कि ये मान लो फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, दैट इज ऑल्सो थर्ड चार्ज। इज दैट क्लियर? अब समझना इस चीज़ को कि इसके कारण जो इधर रिपल्शन लग रहा है दैट इज कॉल्ड F32 फोर्स, ठीक है। इसके कारण जो इधर रिपल्शन फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड F31, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि F32 को F31 के इक्वल कर दोगे तभी तो F रिजल्टेंट 0 आएगा, तभी तो ये जो चार्ज है इक्विलिब्रियम में कंफर्टेबल फील करेगा, इक्विलिब्रियम तभी तो फील कर पाएगा, F नेट 0 हो जाएगा। तो F32 की वैल्यू हम निकालेंगे, F32 की वैल्यू कैसे निकलेगी, K इधर 4Q चार्ज Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो ये X थी तो ये कितनी हो गई, L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद बात करें सेकंड की, तो K Q और Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से चार्ज हो गया। अब देखो K Q Q नॉट, K Q और Q नॉट कट गए सब, तो 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ आप अंडर रूट लोगे तो 2 अपॉन L माइनस एक्स, इधर होगा 1 अपॉन एक्स, एक्स इधर जाएगा 2x, ये L माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा 3x इक्वल टू L, x की वैल्यू आएगी L/3। क्लियर है बच्चों? यहाँ से एक चीज़ समझना कि इस चार्ज से आप L/3, क्योंकि यहाँ से x माना है, तो इस चार्ज से आप L/3 डिस्टेंस पे इस चार्ज को रखते हो तो इस पर इक्विलिब्रियम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस लगने वाला जो फोर्स है Q नॉट पर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ समझना कि इसके कारण जो जहाँ फोर्स लगेगा जो रिपल्शन का लगेगा और इसके कारण जो यहाँ पे रिपल्शन का फोर्स, आपसे बोला जाए कि F31 की वैल्यू या F32 की वैल्यू ज़्यादा होगी, यदि मैं बीचों बीच रखता हूँ इसको, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच रखता हूँ, मान लो बीचों बीच बिल्कुल यहाँ से L/2 और यहाँ से L/2, ठीक है। तो बीचों बीच रखोगे तो मुझे एक बात बताओ, F31 बड़ा होगा कि F32 बड़ा होगा, इसको समझाओ मुझे, ठीक है ना। F32 मतलब इसके कारण लगने वाला और एक इसके कारण, तो F32 बड़ा होगा कि F31 बड़ा होगा? ऑब्वियसली बात है F32 बड़ा होना है, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और फोर्स की वैल्यू चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, डिस्टेंस सेम है और मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए F32 क्या होगा, ग्रेटर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जैसे जैसे तुम इसके सेपरेशन की डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे इस 4Q से इस सेंटर पे L/2 था, अब L/2 को जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओगे इसके फोर्स का जो वैल्यू है इस पे लगने वाली वो कम होती जाएगी कि नहीं जाएगी। जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाओगे इस Q नॉट को इधर की तरफ, तो इस 4Q का इफेक्ट कम होगा कि नहीं होगा। तो जैसे जैसे इफेक्ट कम होगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इतना इफेक्ट कम हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, F31 के इक्वल हो जाएगा,
ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रख लेना, ऐसी कंडीशनों में छोटे वाले मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास हम इनको रखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो सेकंड, इसी में सेकंड क्वेश्चन आप समझो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपना, जो है अब मैं एक नेगेटिव चार्ज लेके देख रहा हूं यहाँ पे कि एक अपने पास मान लो प्लस क्यू है, एक अपने पास मान लो माइनस के 4Q, ठीक है ना। सेपरेशन जो है इनका दैट इज ऑल्सो डी या एल मान लो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एल। यहाँ भी कितना सेपरेशन इसका, एल है बच्चों। अब समझना क्वेश्चन वही है कि एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है अपने पास, इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को कहाँ रखा जाए कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक है। तो कहानी वही बनती है कि इस स्पेस में तो आप कहीं रख नहीं सकते, इसको चारों तरफ रखोगे कहाँ, इस लाइन जॉइनिंग पे रखोगे, ठीक है ना। अब समझ लेना ये चीज़, बार बार बताने की नहीं है, स्पेस में क्यों नहीं रख सकते, आपको पता है कि एफ रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे 3 कंडीशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना। तो अब बीच में रख के देखते हैं, पहले भी बीच में रखा था हमने, तो बीच में रख के देखते हैं। मान लो प्लस क्यू नॉट आप यहाँ रख देते हो, तो इसके कारण इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, एट्रैक्शन का लगेगा, और इसके कारण इस पर कौन सा लगेगा, रिपल्शन का लगेगा। तो बताओ मुझे इन दोनों चार्जों के बीच में एफ नेट 0 हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ठीक है, यहाँ की कंडीशन तो खत्म, बचती कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब रखते हैं एक बार प्लस क्यू नॉट यहाँ पे जैसे ही रखोगे तो इसके कारण कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन का लगेगा, और इसके कारण कौन सा लगेगा, एट्रैक्शन का लगेगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद मैं यहाँ पे रखता हूँ मान लो क्यू नॉट को, तो इसके कारण कौन सा लगेगा, एट्रैक्शन का लगेगा, और इसके कारण कौन सा लगेगा, रिपल्शन का लगेगा। इज दैट क्लियर। अब समझने की कोशिश करना बच्चों कि ये क्यू नॉट और क्यू नॉट यहाँ पर दोनों जगह ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जो फोर्स है वो 0 हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हमें और डीपली सोचते हैं तो इस जगह नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, आप समझने की कोशिश करना। ये जो चार्ज है प्लस क्यू है और एक चार्ज है अपने पास 4Q, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव पे मत जाओ, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तो हमें बताते हैं कि डायरेक्शन किधर होगी, रिपल्शन का होगा या फिर एट्रैक्शन का होगा, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो देखो ये चार्ज इस चार्ज के पास में है कि नहीं है, इसके कंपैरिजन ये चार्ज पास में है कि नहीं है। एक तो चार्ज पास में है और दूसरा इसकी डिस्टेंस क्या है, कम है। देखो आपको पता है फोर्स होता है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज दैट क्लियर। अब समझना कि जो Q नॉट है ये 4Q के पास में भी है और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा भी है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, जो ये फोर्स लगेगा इसका, सॉरी एट्रैक्शन वाला, ये जो एट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा इसके द्वारा, इन दोनों के बीच का जो एट्रैक्शन का, ये ज़्यादा होगा। और एक देखो प्लस क्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड कंपैरिजन टू दिस, इसके कम भी है, ये 4Q है और एक Q है, और डिस्टेंस भी कितनी है, ज़्यादा है, ठीक है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स वैसे ही कम होगा, और ऊपर से चार्ज और कम है तो फोर्स और भी कम होगा, ठीक है ना। तो ये और भी कम होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत कम और ये बहुत ज़्यादा, तो कभी इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं क्या, यहाँ पे नहीं आ सकते ना। अब कहानी यहाँ पर देखते हैं तो देखो ये Q चार्ज है, ये प्लस Q नॉट है, इन दोनों के बीच में आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो जो फोर्स लग रहा है दैट इज द रिपल्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक इसका लग रहा है एट्रैक्शन फोर्स। अब समझिए कि ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। चलो मैग्नीट्यूड बात मत करो, डिस्टेंस ज़्यादा है कि नहीं है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, और इससे बात करोगे तो डिस्टेंस क्या है, कम है, तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ सकता है, क्योंकि इसका फोर्स जितना इधर लग रहा है रिपल्शन का, उसके कंपैरिजन में एक कंडीशन पे इक्विलिब्रियम पे हो सकता है। इसलिए हम फर्स्ट कंडीशन पे इस चार्ज को पुट करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट है इस चीज़ में, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक। अब आप समझना, मैं मान लेता हूँ, इसको हटा दो, ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, दैट इज थर्ड चार्ज, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूँ यहाँ से x डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो इस पे जो रिपल्शन का फोर्स लग रहा है मैं इसको लिख सकता हूँ F31। देखो 1 के कारण 3 पर लग रहा है फोर्स F31, और जिस 2 पर लग रहा है वो कितना लग रहा है,
इस 2 के कारण इस पे लग रहा है, वो कितना लग रहा है बताइए जरा। तो आप देख लीजिए F32, ठीक है। अब F31 को F32 के इक्वल होना पड़ेगा, तो F31 इज इक्वल टू F32, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा वो चार्ज, तभी तो नेट फोर्स क्या होगा इस पे 0 होगा। F31 की वैल्यू निकालोगे तो Q0 अपॉन इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालोगे तो Q0 अपॉन डिस्टेंस L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब समझना Q0, Q और Q0 कट गए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर आएगा 4 अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले दो, 1 अपॉन एक्स, 2 अपॉन L प्लस एक्स, दैट इज L प्लस एक्स, इधर आएगा 2x, ये x इधर गया तो L इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों? L आई, ठीक है ना। तो इस चार्ज से आप L डिस्टेंस पर इस चार्ज को रखोगे, तब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आएगा, इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब मेरी बात समझना है यहाँ से कि यदि Q0 की जगह यदि आप यहाँ पे 100 Q रखते, 50 Q रखते, 60 Q रखते, 80 Q, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड आप कितना भी तो ज़्यादा रख लो चाहे कितना भी कम रख लो, देखो चार्ज के मैग्नीट्यूड का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहीं पर इक्विलिब्रियम में आएगा। यदि यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर -4Q चार्ज है, तो थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देख लो आप Q0 से Q0 कट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप 100 Q रखोगे तो यहाँ भी 100 Q आएगा, यहाँ भी 100 Q आएगा, 100 Q से 100 Q कट जाएगा, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यहीं पर इक्विलिब्रियम में आएगा वो हर हाल में, ठीक है ना, यहीं पर आएगा। वही कहानी मैंने आपको पॉजिटिव के केस में बताएगी, वही बीच में चाहे आप 100 Q रख लो, चाहे 120 Q रख लो, चाहे 200 Q रख लो, तुम्हारी इच्छा करे जितना चार्ज रख लो, ठीक है ना, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में कहाँ पे आएगा? वहीं पर आएगा। इसी तरह से यहीं पर आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? तो बच्चों समझो, आज मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए, यहाँ पे आपको 9-10 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल करा दिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपको कंसेप्ट समझा दिया, व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी, सारी कहानी मैंने आपको बता दी। और थंबनेल में भी आपने देखा होगा फॉर्मूला लग रहा है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F नॉट अपॉन FM। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी कराए, पॉलीगन टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, हर तरह के कंसेप्ट आपको मैंने बता दिए, ठीक है ना। मेंस के लिए सफिशिएंट है, इससे लेंदी कहीं नहीं बनेगा। कल की वीडियो भी मेंस वाले बच्चे देखेंगे और नीट वाले बच्चे भी देखेंगे, बोर्ड वाले बच्चे कल की वीडियो नहीं देखे, वहाँ पर उनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और एडवांस वाले बच्चों के लिए तो वो स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा कल की, ठीक है ना। तो ऐसे शानदार क्वेश्चन मिलेंगे, मजा आ जाएगा करने में। आई रोडोप के बहुत शानदार क्वेश्चन है, BM शर्मा के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी बुक है ये, वहाँ से मैंने अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप करना, कल की वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा करने में, आपके सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट डेवलप हो जाएंगे, ठीक है ना। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना कि अपने नोट्स खुद को बनाने हैं, दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं। और इनसे रिलेटेड जिस भी बुक में, जिस भी सीट में क्वेश्चन मिलते हैं, सबको सॉल्व करो। किसी क्वेश्चन में डाउट आती है तो आप फेसबुक से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। जिन्होंने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो आराम से कांटेक्ट कर सकते हो। और बच्चों PUBG लूडो खेलना कम कर दो और पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।